थोड़ा-सा मुझे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने पढ़ा कि आपने काफ़ी समय मज़दूरी भी की है। आपकी माताजी आपके विधायक बनने के पहले तक मज़दूरी करती थी, आपके पिताजी ने भी मज़दूरी की है। पढ़ाई करने के साथ साथ दूसरों के यहाँ पर काम करना, खेती बाड़ी बहुत कम ही, उससे काम चलता नहीं। तो हम लोग क्या कॉलेज में जब पढ़ते थे तभी हम लोगों ने मजदूरी किया, थोड़ा बहुत होटल में वेटर वगैरह इस टाइप से पढ़ाई करी हम लोगों। कल किसी के यहाँ रुका, परसों किसी और के यहाँ रात रुका, सवेरे उठ करके रोटी किसी और के यहाँ खाई और दिन भर लोगों के लिए काम किया, शाम को फिर कहीं और रुका, फिर वहाँ पर रोटी खाई। इस टाइम से बहुत टाइम ऐसे होते थे, एक टाइम रोटी खाते थे लोगों की। असल में कार में बैठने की आदत हमारी थी भी नहीं और बहुत कम मौका मुझे मिला होगा कार में बैठने का। विधायक बनने के पहले मुझे कार में बैठने का मौका नहीं मिला। आप सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि विधानसभा में आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है या पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता है, पर्याप्त मौका नहीं मिलता है। तो विधायक जी कभी अस्पताल में जाके भिड़ जाते हैं तो कभी शराब की पेटी लेके सड़क पर बैठ जाते हैं। मैंने 100% सवाल लगाया। हाँ, 100%। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज़ वाला में। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट विथ ऋतुराज और हमारे आज के मेहमान हैं सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार जी। कमलेश्वर डोडियार जी का परिचय अगर मैं दूं तो कमलेश्वर डोडियार जी इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में इकलौते ऐसे विधायक हैं जो भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरे दल से हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पहले निर्दलीय विधायक के रूप में कभी बसपा रहती थी, कभी सपा रहती थी, लेकिन इस बार ना ही बसपा है ना ही सपा है, सिर्फ इकलौते कमलेश्वर डोडियार जी हैं जो भारत आदिवासी पार्टी से विधायक हैं और हमेशा ही वो चर्चा में बने रहते हैं अपने निर्णयों को लेकर। और इन्हीं सारे विषयों पर आज हम उनसे खुलकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, राजनीतिक सफ़र के बारे में। नमस्कार कमलेश्वर जी। नमस्ते कमलेश्वर जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आप जब भी कोई निर्णय लेते हो वो चर्चाओं में आ जाता है। आपका पहली बार विधानसभा में शपथ लेने का निर्णय हो या उसके पहले क्षेत्रीय समस्याएं आप जो उठाते हो वो निर्णय हो, तो ये प्रेरणा या ये एंगल कहाँ से आता है आपके अंदर? ये प्रेरणा वैसे तो हालात जो थे पहले बुरे दौर से गुजरे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी हैं, बहुत बुरा दौर से गुजरे हैं, तो वहीं से निकलती है प्रेरणा। थोड़ा सा मुझे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने पढ़ा कि आपने काफ़ी समय मज़दूरी भी की है। आपकी माताजी आपके विधायक बनने के पहले तक मज़दूरी करती थी, आपके पिताजी ने भी मज़दूरी की है। तो थोड़ा मुझे आपका प्रारंभिक जीवन बताइए कि आप किस गांव से हैं, कहां आपकी शिक्षा हुई और किस तरीके से आपका एक कारवां आगे बढ़ता गया। मैं मेरे प्रारंभ से भी प्रारंभ का बताना चाहूँगा, समझाने के लिए तो बेहतर होगा। हमारे पिताजी और उनके पिताजी मतलब मेरे दादाजी, कुछ विवाद हो गया था दादाजी के बचपन में। अपने पहले उनका जो गांव था, तो विवाद के चलते उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया। वतन मीन्स गांव, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर दूसरे उनके ससुराल में गए दादाजी, और वहाँ एक जंगल में थोड़ी बहुत पेड़ वेड़ काट करके 1-2 बीघा ज़मीन तैयार करी खेती बाड़ी की। वहीं 1-2 बीघा जंगल में ज़मीन में दादाजी ने सारे अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उसमें से पढ़ाने की भी कोशिश हुई। 2-3 किताब हमारे पिताजी भी पढ़े, हमारे बुआई और चाचा वगैरह सब थोड़े थोड़े पढ़े। उसके बाद फिर हमारे पिताजी, हम लोग 9 भाई बहन हैं। पिताजी ने हालात ख़राब थे आर्थिक, कोई आदिवासी में आज भी बहुत कम समझ है बिज़नेस की, व्यापार व्यवसाय की। खेती बाड़ी और मजदूरी, इन 2 चीज़ों से सब कुछ चलता है पूरा आर्थिक आदिवासी समाज का। मैं बेसिकली आदिवासी मामलों पर काम करता हूँ, इसलिए आदिवासी कह रहा हूँ मैं। तो उन्होंने थोड़ी बहुत खेती के साथ साथ मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाया, तो फिर वही उन्हीं की ही परंपराओं को मैंने आगे बढ़ाया। पढ़ाई करने के साथ साथ दूसरों के यहाँ पर काम करना, खेती बाड़ी तो बहुत कम है, उससे काम चलता नहीं। तो हम लोग क्या कॉलेज में जब पढ़ते थे तभी हम लोगों ने मजदूरी किया, थोड़ा बहुत होटल में वेटर वगैरह इस टाइप से पढ़ाई करी हम लोगों ने। उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर आ गए, राजनीति में शिफ्ट हो गए। नहीं, ये धीरे धीरे नहीं होता है, इसके पीछे भी एक लंबा संघर्ष होता है। तो जब आप सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, आपने जैसा कि बोला आपने होटल में जॉब किया है, तमाम सारी आपने जो नौकरियां की अपने उस जीवन काल में,
वो ऐसा मोमेंट कब आया जब आप सामाजिक जीवन से ये राजनीतिक जीवन की तरफ आपका रुझान आया कि आपको जनसेवा की ओर बढ़ना है? तो वो रुझान कहाँ से आया? ये तो बहुत छोटा था तब मैं, बहुत छोटा था, मतलब 12-13 साल का। तभी अपने गांव के अंदर लोगों को दबा देते हैं बड़े लोग या नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी, फटे कपड़े वाला आदमी गांव का, या जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, अपना हस्ताक्षर करना नहीं जानता, ऐसे लोगों के साथ बहुत ठगी होती है। चाहे आप पीडीएस सिस्टम देख लो, स्कूल के अंदर कोई छात्रवृत्ति हो, आंगनवाड़ी हो, इस टाइप की चीज़ें। तो वहाँ देख करके मुझे लगा इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए लोगों से चमका डराना पड़ेगा लोगों को कानून से। तो वहाँ कोई हिम्मत करता नहीं है गांव में अधिकारी लोगों से लड़ना और भिड़ना। तो मैंने सोचा हम ये करूँगा, लेकिन मुझे भी इसके करने के लिए अधिकारी और जो जो है वहाँ सिस्टम के लोग, उनसे भी ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने कॉलेज किया, 12वीं पास किया, फिर कॉलेज किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं फ़िट हूँ इसके लिए। फिर मैं 2008 के आखिरी में फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया अब मुझे राजनीति में ही जाना है। तो 2008 में आपने निर्णय लिया राजनीति में, और पहला चुनाव शायद आप 2018 में लड़े थे। हाँ, तो 10 साल आपने वहाँ पे अपने आप को उस राजनीति के लिए तैयार किया। और पहला चुनाव का अनुभव कैसा था, और उसके परिणाम तो जैसा कि पता है, लेकिन वो अनुभव बताइए थोड़ा। पहला चुनाव तो मैं लड़ना चाहता था, तो वो लड़ने के लिए मैं पहला चुनाव, मेरी एज नहीं थी। मैं 2009 में सरपंच का चुनाव लड़ना चाह रहा था। फिर उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? उस वक्त से 18 साल पूरी हो गई थी, लेकिन 21 साल चाहिए होती है। फिर 2015 में आया था, फिर नेक्स्ट इलेक्शन आया था पंचायत का। मुझे फिर ग्राम पंचायत का सरपंच बनना था। घर वालों के सामने, माता पिता, परिवार, बड़े भाई लोगों के बीच में अपनी प्रस्ताव रखा कि मुझे ये चीज़ करना है। बहुत डराया धमकाया घर वालों ने, पढ़ाया है मजदूरी करके, स्कूल पास करवाई, 12वीं पास किया, कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, फीस, कपड़े, बहुत पैसा लगाया, और अब सरपंच बनेगा, इसमें कोई कैपेसिटी, कोई क्षमता नहीं है, जीत जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, फिर हम दूसरे 30 किलोमीटर दूर का हमारा मूल परिवार है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फिर वो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था अपना इलाका। मैं शहर में ही रहा, रतलाम और सैलाना, उधर घर भर नहीं जाता था मतलब। फिर 2018 में बागी बन करके फिर मैंने अपने साथियों के साथ मिल करके इलेक्शन लड़ लिया। पहला चुनाव में कितने वोट आपको मिले थे? 2018 में 18,700 के करीब थे वोट आपने पाए थे। हाँ। फिर दूसरा आप लोकसभा भी लड़ लिए। हाँ, 2019 में ही लड़ लिए थे, जस्ट 1 साल बाद। हाँ, तो उसका अनुभव कैसा था? ठीक था, लेकिन ये लगा है कि इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और बहुत बड़ा टीम चाहिए। वो मेरे पास था नहीं, इसलिए। तो इन 2 चुनाव को लड़ने के बाद आपको वो कुछ पॉइंट निकल के आए कि अगला चुनाव लड़ने के लिए किन पॉइंट्स पे काम करना है, किन हाँ, क्या तैयारियां करनी है आपको? आपको? हो गया था, असफल हुए तो हमें ये पता चल गया कि इन कमियों और खामियों की वजह से हारे हैं। 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, हम क्रैक कर लेंगे। इसलिए हम इलेक्शन कर लिया 2023 में। नहीं, 23 में आपने चुनाव तो लड़ लिया, जीत गए आप, लेकिन उसके पीछे भी आपने लोगों से भी मदद ली थी। तो वो उसका कुछ किस्सा बताइए, कैसे आपने लोगों से मदद मांगी और लोगों का क्या रुझान था उस वक्त, क्योंकि 2 चुनाव हार के आप तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा कि परिवार में, घर में सब चीज़ें ठीक ठाक नहीं थी, तो मैंने घर भर जाना बंद कर दिया था। तकरीबन 5 साल तक मैं घर नहीं गया। जब मुझे कह दिया कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, इधर पढ़ाई करने के लिए ठीक ठाक पैसा नहीं मिल रहा था, मुझे दिल्ली में रह करके और यूपीएससी की तैयारी करनी थी। मेरी भी इच्छा थी कि मैं IAS अधिकारी बनूँ और किसी ज़िले को मैं भी DM के रूप में काम करूँ, मेरी इच्छा थी। तो आर्थिक रूप से मैं ठीक था नहीं घर से। फिर घर वाले इधर पॉलिटिक्स में जाने से मना कर दिया। फिर मैंने बगावत कर दी और घर जाना ही बंद कर दिया। 5 साल तक मैं घर नहीं गया और लोगों के बीच में रहा। आज इस गाँव, कल उस गाँव, कल किसी के यहाँ रुका, परसों किसी और के यहाँ रात रुका, सवेरे उठ करके रोटी किसी और के यहाँ खाई, और दिन भर लोगों के लिए काम किया, शाम को फिर कहीं और रुका, फिर वहाँ पर रोटी खाई। इस टाइम से बहुत टाइम ऐसे होते थे, एक टाइम रोटी खाते थे लोगों के वहाँ। तो वो आदत पड़ गई थी लोगों का सपोर्ट लेना, लोगों के लिए काम करना। तो इलेक्शंस में बड़ा पैसा चाहिए होता है, लेकिन हमने कम से कम पैसे में मैनेजमेंट किया। इलेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए हमने हमारे इधर एक परंपरा होती है, नोतरा परंपरा। इसका मतलब होता है पैसे उधार लेना लोगों से, जो बिना ब्याज के, लेकिन वो लिखा हुआ हिसाब किताब रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक नोतरे का आयोजन किया, आप भी आए मेरे यहाँ पर, आपने 500 रुपया मेरे यहाँ पर पैसा दिया मुझे, मैंने उसको रजिस्टर किया, और 2-3 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी आपकी इच्छा कि आप भी नोतरा का आयोजन करेंगे, देन आई विल, मैं वापस उसको करूँगा 500 बिना किसी ब्याज का। तो मैंने इस परंपरा का उपयोग किया। एक ट्रेडिशन हमारे यहाँ पर, कोई शादी करता है तो नोतरा का आयोजन करता है, या किसको कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई तो नोतरा का आयोजन करता है, इस टाइप से। तो मैंने इसका उपयोग किया। तो इसमें आपको आपके समाज के लोगों का, आपके स्थानीय लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग मिला? हाँ, पूरा सहयोग। ठीक है ना। तो अभी आपको विधायक बने हुए पूरा 1.5 साल हो गए हैं सरकार को।
क्या बड़ी उपलब्धियां आप देख पा रहे हो विधायक बनने के बाद, स्थानीय स्तर पे आप लोगों के लिए कर पाए हो, और क्या बड़ी चुनौतियां आपने देखी हैं इन 1.5 सालों में? पहले हमारे इधर जो बेसिक चीज़ें होती है अपने इलाके में, वहाँ लोग डरते थे अधिकारी के पास जाने से अपनी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो उसको लेकर के वहाँ चेंज हो गई सब चीज़ें। हमने लोगों को जागरूक किया। विधायक होने के नाते मैंने भी वहाँ काम किया अपने क्षेत्र में। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को लेकर के, किसी भी सरकारी दफ्तर है, चाहे वो तहसील हो, ग्राम पंचायत का ऑफिस हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन थाना हो या जनपद पंचायत हो, हर व्यक्ति का समाधान होना होगा। और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक बार बार भटकेगा नहीं। इस टाइप की हमने 1 या 2 महीने के अंदर सब चीज़ें चेंज कर दी। अब हमारा फोकस है कि हमारे इलाके के अंदर में पढ़ाई लिखाई ठीक हो, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, अगर पढ़ाई लिखाई व्यक्ति के पास ठीक चली जाएगी तो अपने समस्याओं का समाधान वो खुद ही कर लेगा, किसी भी पॉलिटिशियन से वो अपेक्षा नहीं करेगा। अब मेरा फोकस पूर्ण रूप से, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ, एजुकेशन पे हूँ। स्कूल बहुत ख़राब स्थिति में है, बिल्डिंग्स, उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। और स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं हैं, उसके रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग लगातार सरकार से लड़ रहे हैं। आप सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि विधानसभा में आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, या पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता है, पर्याप्त मौका नहीं मिलता है। तो कैसे आप सरकार से लड़ाई लड़ पाओगे? मैं वही अकेले? अपना फिर वो डेमोक्रेटिक अपना जो राइट होते हैं उसका उपयोग करता हूँ। सदन से वॉकआउट कर जाता हूँ, धरने पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, लिख देते हैं सब चीज़ें। बाकी फिर आप वहीं से चौथा स्तंभ। अकेले में मतलब कोई कमज़ोर महसूस नहीं करता हूँ मैं। मुझे ये तो अभी हम बहुत आगे निकल रहा है, मैं वापस आता हूँ पुराने कुछ बातों पे। आपने पहली बार जब विधानसभा की सदस्यता ली तो उस वक्त आपने बाइक से चले थे आप आपके घर से भोपाल तक। आज आपके पास इनोवा कार आपने किस्त पर ले ली है, लोन करा ली है, ये भी हम ही लोगों ने खबर चलाई थी। तो ये निर्णय भी कैसा हुआ? क्योंकि आप बस से भी आ सकते थे, आप ट्रेन से भी आ सकते थे, तो ये बाइक से आने का निर्णय, मतलब एक विधायक होने के बाद, मतलब हमारे जैसा व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी कुछ पा लेता है तो एक आ जाता है इस चरित्र में परिवर्तन। तो विधायक बनने के बाद भी आपके अंदर वो परिवर्तन नहीं आया? असल में कार में बैठने की आदत हमारी थी भी नहीं, और बहुत कम मौका मुझे मिला होगा कार में बैठने का। विधायक बनने के पहले मुझे कार में बैठने का मौका नहीं मिला था। एक आध बार कभी कभार बैठ गया होगा कभी मैं। बाइक से ही अपना जीवन चल रहा था। इलेक्शन कैंपेन पूरा हमने बाइक पे किया। कुछ प्रचार की गाड़ियाँ करी थी हम लोगों ने, कैंपेनिंग वाले उसके अंदर बैठे, कभी ऑटो से। मोस्टली मेरा निशान जो था वो ऑटो रिक्शा का ही था। हमने ऑटो पे ही वो किया कैंपेनिंग, और बाइक से हमारा जीवन था। तो जिस दिन मुझे एक दिन पहले जस्ट पता चला कि विधानसभा जाना है, और जो जीते हुए लोग हैं, विजेता लोग, वो सब जाकर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाए, और शपथ लेने के लिए तारीख हमको दे दी थी। तो मैंने अपने कुछ मिलने वाले मित्र लोग थे, उनसे बात करी कि भोपाल चलना है, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी से मैंने कहा। 2 लोग को मैं ट्राई किया फ़ोन करके, तो बोले थके हुए हैं, देखेंगे 11 बजे तक मैं उठूँगा। फिर एक कहता है कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ। 2-3 व्यक्ति थे हमारे ही ग्रुप के। फिर मैंने कहा जब 2 लोग को मैंने कह दिया बेकार है, अब या तो बस पकड़ लेते हैं या फिर 4 व्हीलर से करते हैं या 2 व्हीलर से। तो हमारा फैमिली में बाइक है, मेरे इन लॉज की फैमिली में। हमने बाइक उठाई, हमने सोचा थोड़ा अपन चलते हैं, यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि जितना लेट होगा उतना लेट वहाँ विधानसभा जा नहीं पाएंगे। एक दिन लेट हो जाएंगे। और मैंने तय कर लिया कि मुझे आज जाना, मतलब पहला ही दिन था डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तो हम निकल गए। हमने सोचा कि थोड़ा 20-30 किलोमीटर रतलाम सिटी जा करके चेंज कर लेंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे, बस पकड़ लेंगे। हमारी इच्छा नहीं, थोड़ा और आगे चल लेते हम लोग। आए बदना, फिर उज्जैन आ गए, उज्जैन से भोपाल आ गए। अबाउट 250 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं लंबा पड़ता है। नहीं, ये आपने बोल दिया है 250 किलोमीटर ही है, क्योंकि आपने आपका जीवन का अधिकतम समय सफ़र में गुजारा है, लोगों के घर घर जाके आप मिले हुए। बाइक पे ही रहे। हाँ, लेकिन आज के समय में किसी सामान्य व्यक्ति को आप बोलिए कि 250 किलोमीटर बाइक पर सफ़र करे तो वो नज़रें नहीं मिलाएगा हमसे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ, जरूरत पड़े तो करना पड़ती सब। इसके पहले तक आपके पास बाइक भी नहीं थी? ये बाइक भी आपकी? मैंने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी। हाँ, तकरीबन 5 साल चली हुई एक बाइक था। फिर वो ख़राब हो गई थी इलेक्शंस कैंपेनिंग के टाइम पे ही। फिर वो घर पे रख दी। आपका विवादों से बड़ा नाता रहता है। विधानसभा में ऐसा लगता है कि एक तरफ विधायक रहते हैं, दूसरी तरफ पूरा प्रशासनिक अमला रहता है। तो विधायक जी कभी अस्पताल में जाके भिड़ जाते हैं, तो कभी शराब की पेटी लेके सड़क पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्या है? वो शराब की पेटी वाला किस्सा थोड़ा बताओ, क्या हुआ था जिसमें आप गए हो सड़क पर ही पूरा? क्योंकि तो आबकारी विभाग का काम है, आपने रोका था आबकारी विभाग को, आप कर देते। कहीं ना कहीं विधायक जी को भी मीडिया पसंद आने लगी क्या? असल में क्या है, व्यक्ति अपने प्रोफेशन की वजह से जाना जाता है। अगर मान लीजिए मैं भी पत्रकार होता
और काम करता, लोग मुझे पत्रकार कहते हैं। और अगर मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर होता, इलाज करता है लोगों का, लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं। मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ तो लोग मुझे लड़ाकू कहेंगे। और उसमें विवादों में गिरा रहे, ये कह दो या लड़ाकू कह दो, जो मर्जी पड़े वो कह सकते हैं, पर्यायवाची जो भी है। मैं लड़ता हूँ। नहीं, लेकिन वो किस्सा तो बताइए कि भी अभी शराब जा रही थी, आपने पकड़ लिया, फिर सड़क पर ही बैठ गए, तो आपको कहाँ से इनपुट मिला, कहाँ से जानकारी मिली थी उसकी, और क्या था वो किस्सा? क्योंकि उसमें फिर कुछ केस वगैरह भी हुए थे, एफआईआर वगैरह भी नहीं, हुई थी। मेरे क्षेत्र आदिवासी इलाका है, लोगों में जागरूकता कम है, कानून के प्रति जानकारी कम है, और 50% से ज़्यादा लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी की आरसी रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हाथ में नहीं रखते हैं, और इलाका ऐसा ही है। और लोगों को कोई प्रशिक्षण भी नहीं मिलता ड्राइविंग कैसे करना है। और आदिवासी इलाकों में रास्ते थोड़े भोपाल के रास्तों से अलग होते हैं, तो अगर वहाँ पर अति होगी किसी चीज़ की और उसका दुष्परिणाम पड़ेगा तो नुकसान होगा हमारे इलाके के लोगों का। शराब अगर मान लीजिएगा, अवैध शराब वो किस मात्रा में वो बिक्री होगी, पीने वाला भी किस मात्रा में पिएगा, उसका आकलन तो आप और हम लगा नहीं सकते हैं। तो उससे दुष्परिणाम, उससे नुकसान बहुत है। इसलिए मैंने सोचा कि पुलिस के संरक्षण में ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। इसलिए फिर हमने खुद ही शराब के ऊपर शिकंजा करना चालू किया, अवैध शराब पर। तो उसका कुछ असर अभी दिख रहा है क्षेत्र में? अब पहले 4 व्हीलर में बिक्री होती थी, मतलब अवैध शराब सप्लाई करते थे, अब वो 4 व्हीलर पर बंद हो गई। अब छुपे छुपे मोटरसाइकिल पर जा रही है। अब जैसे विधानसभा सत्र खत्म होगा देखते हैं मोटरसाइकिल भी। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने अभी बोला कि जो डॉक्टर डॉक्टरी करेगा तो उसको डॉक्टर बोलेंगे, अगर वकील वकालत करेगा तो उसे वकील बोलेंगे, तो वही डॉक्टर अपना सफ़ेद कोट पहनता है, वकील अपना काला कोट पहनता है। विधायकों के लिए भी कोई ड्रेस कोड होना चाहिए कि कहीं से विधायक गुजरें तो लोग समझ जाएं कि विधायक जी आ गए हैं, क्योंकि आप अस्पताल में पहुंचे और अगर कंपाउंडर नहीं पहचान पाया तो इसके लिए भी क्या आपको लगता है? भाई उस समय अभी आप नाराज़ हो गए थे उससे, तो वो नाराज़गी क्यों थी आपकी? असल में क्या है कि विधायक जो है वो सभी चीज़ों का ऊपर काम करता है। अगर कल को चिकित्सा से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या अपने इलाके में, तो उसके ऊपर भी काम करेगा। शिक्षा से जुड़ी हुई कोई समस्या अपने क्षेत्र में लोगों की, तो उसके ऊपर भी काम करना है विधायक को। पत्रकारिता से जुड़ी हुई कोई समस्या है पत्रकारों की, तो उसके लिए भी विधायक काम करेगा। तो विधायक तो ओवरऑल सबके लिए हैं। तो उसका यूनिफॉर्म कैसा होगा? हो ही नहीं सकता यूनिफॉर्म। नहीं, मैं तो इस वक्त आपके विवादों पर चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। मैं आपके चुन चुन के एक एक विवाद भी करूँगा कि ये विवाद कहाँ से निकल के आ जाते हैं। आप तो अच्छा करने जाते हो, लेकिन वहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है, फिर वो मीडिया की पूरी चर्चाओं में आ जाता है। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? अभी तक तो कोई गुरु नहीं है। हाँ, अभी तक है नहीं है, बना लेंगे तो मध्य किसी। प्रदेश में इस वक्त 229 विधायक हैं। आपको अगर हटा दिया जाए, और दोनों ही भाजपा और कांग्रेस से हैं, तो उन विधायकों की तरफ से, उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आपको अप्रोच नहीं किया गया? आपको ऐसी टिप नहीं दी गई कि आपको लगा कि इनको मुझे राजनीतिक गुरु बना लेना चाहिए? नहीं, इस टाइप का तो मेरे विचार में ख्याल नहीं आया है। और तो राजनीति में आप किससे प्रेरित होके आए? मैं तो थे संविधान सभा में, आदिवासी वर्ग से आते थे वो, जयपाल सिंह मुंडा। अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे वो, हॉकी वॉकी भी अच्छा करते थे वो उस ज़माने में। उनसे मेरी प्रेरणा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से, आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के लिए आदिवासी होते हुए उनने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो एक वो है मेरे लिए इंस्पिरेशन। दूसरा, बराक ओबामा, जब वो पहली बार हुए थे, वो प्रेसिडेंट बने थे यूएसए में, और उनसे भी मैं मोटिवेट प्रेरित हूँ। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कुछ सालों में जो भी सरकारें रही हैं, आदिवासी हितों में कितना काम हुआ है उन सरकारों की तरफ से? आज आदिवासियों की क्या वर्तमान स्थिति है? काम हुआ है, कोशिशें भी बहुत हुई हैं, लेकिन काम करने वाले लोग ठीक नहीं हैं। सरकार की अगर मंशा ठीक हो तो सरकार के अंदर ही बुरी मानसिकता के लोग भी बैठे हुए हैं, जो जनहित में काम नहीं होने देना चाहते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नौकरशाह हावी है मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से। उसका कारण है कि एक ही दल, एक ही विचारधारा वाला लगातार प्रदेश की सत्ता में है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर है कि नौकरशाह हावी है। आज मंत्रियों के भी जो वो करना चाहते हैं, अपने पावर का उपयोग करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो नौकरशाह हावी है, लेकिन इस बीच में
आप जब आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे हो तो फिर कैसे काम होगा, क्योंकि एक तरफ नौकरशाह हावी है, हम ये ब्लेम तो कर नहीं सकते हैं, तो आप अपनी आवाज़ को और कैसे बुलंद करोगे, कैसे ज़मीनी स्तर के आदिवासी की समस्याओं का समाधान आप करवा पाओगे? जो पिछले दिनों कुछ अभी घटनाएं आई थी, जो आदिवासियों के मकानों को तोड़ा गया था, इसको किस तरीके से देखते हो आप? वहाँ आपने कैसे अपना विरोध दर्ज कराया इस विषय पर? हाँ, जाति हो रही आदिवासियों के ऊपर, लगातार जाति हो रही प्रदेश के अंदर, अन्याय हो रहा है। कहीं आदिवासी पे पेशाब कर दिया जा रहा है, कहीं पुलिस की कस्टडी में मौत हो जा रही है, कहीं बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, कहीं आदिवासियों के साथ में कहीं ठगी हो रही है, कहीं आदिवासियों के मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, झोंपड़ी में रहते हैं आदिवासी लोग वहाँ। अभी रिसेंटली खीवनी करके एक गांव है देवास जिले के खाते गांव के आसपास में, वहाँ तकरीबन 40 परिवारों के मकान तोड़ दिए जंगल में, जबकि वो लोग, उन्होंने रातों रात कोई मकान खड़े नहीं किए थे। उन्होंने उस जंगल में जाकर के कई साल पहले वहाँ सफाई करी, और सफाई करने के बाद खेत तैयार करी, और अपना खेती बाड़ी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के जाकर के मकान तोड़ दिए। इसके लिए हम विधानसभा सदस्य होने के नाते जो हमारे अधिकार बनते हैं, कुछ प्रिविलेजेस भी होते हैं। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, मैंने अगर लोगों की प्रॉब्लम्स रेज की हैं शासन के समक्ष, तो शासन को करना ही करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि लोगों की जो है वो कोई डेमोक्रेसी है, तो करना ही करना होता है। दूसरा, फिर अगर लोगों की समस्या है, सरकार को ये लगता है कि ये समस्या, मान लीजिए विधायक हैं और ये बनावटी चीज़ें, कोई समस्या एक्चुअल में है नहीं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ में चले जाते हैं कि ये लोग हैं और हमारी समस्या, ऐसा भी है। ठीक है, आप भारत आदिवासी पार्टी से हैं, तो अभी तो आप जैसे कि रतलाम सैलाना से विधायक हैं, क्या आप आपकी पार्टी को और भी आगे स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं कि और भी लोग, समाज के लोग आगे आएँ? इस ओर भी आप काम कर रहे हो कि आदिवासी समाज से निकल के और भी जनप्रतिनिधि बने, और भी नेता बने? इस ओर भी आप कुछ काम कर रहे हो? मैं तो चाहता हूँ कि और भी लोगों को होना चाहिए इसमें, नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। एक सुरक्षित करियर होने के साथ साथ एक प्रशिक्षण का समय भी होता है। कोई अगर ये चाहे कि मैं 45 साल 50 साल में एमएलए बनूंगा या मैं परिपक्व हो जाऊंगा तब मेरी उम्र अच्छी हो जाएगी, मैं नॉलेज, ऐसा नहीं है। लोगों को, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। कम उम्र में अगर यहाँ आ जाएगा तो सीखेगा और बहुत सी चीज़ें जान करेगा, और फिर अवसर भी काम करने का ज़्यादा समय मिलेगा लाइफ में। आना चाहिए युवाओं को। आसपास पार्टी का तो एक अलग एक यूनिट है विस्तार करने की, वो पदाधिकारी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं सभी, मुख्य रूप से जो वो इलाके जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन युवा राजनीति में कैसे आए आज के समय में? क्योंकि आपके साथ तो आपके समाज एक साथ खड़ा हो गया है, अभी भी प्रदेश के अंदर समाज भिन्न भिन्न बटा हुआ है, तो प्रदेश के अंदर जो राजनीति है वो समाज वर्ग की है, जाति वर्ग की है, मुद्दों की राजनीति प्रदेश में नहीं बची है। तो इसको आपको लगता है कि प्रदेश में मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है? नहीं, तो अगर ये मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ। अगर नहीं हो रही और नौजवान नए लड़के अगर आएँ और वो मुद्दों की राजनीति सदन के बाहर रह करके सड़क पर करें, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, राजनीति में एडमिशन भी हो जाएगा उनका, विधानसभा के अंदर भी हो जाएगा उनका। सदन के बाहर युवाओं को बोलने कहाँ देते हैं? युवा अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं, परिणाम की मांग कर रहे हैं सरकार से, तो उन पे पानी की बौछारें हो रही हैं। अपने समय से रिजल्ट की मांग कर रहे हैं तो उन पे पानी की बौछारें हो रही हैं। आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो उन पे पानी की बौछारें हो रही हैं। तो कैसे एक युवा हिम्मत जुटा पाए कि उसको राजनीति में आना है? कि आपने तो 10 साल का वो जीवन निकाल लिया, आज के समय में कैसे वो युवा अपने जीवन के 10 साल दे सके? अब अपना रोज़गार मांगने के लिए नौजवान अगर आंदोलन करते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, अपना संवैधानिक ये अधिकार हैं, और ऐसे में अगर कोई सरकार आपकी आवाज़ दबाती है, आपके खिलाफ छोटे मुकदमे डाल देती है और डंडे बरसाती हैं, आंसू के गैस छोड़ती हैं, पानी की बौछारें करती हैं, तो ऐसे में युवाओं को समझना चाहिए। और समय जब आता है, हर 5 साल में, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान का राज, हर 5 साल में आपको अवसर मिलता है। ऐसी सरकार को, ये नौजवान लोगों को चेंज करना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, उनका मोबिलाइज होना चाहिए, सभी जिलों में जहाँ होना चाहिए, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। और ये करेंगे इस प्रकार की जो सरकार हरकत करती है, लगातार बीजेपी इतने 20 सालों, सिर्फ 1.5 साल का आया था, वो टेम्परेरी थी कांग्रेस की सरकार, मेरे ख्याल से 15 महीने, 1.5 साल पूरा नहीं हुआ, फिर वापस उनका दुबली सरकार थी तो टूट फूट गई। तो नौजवानों को क्या है कि इस पर विचार करके और सरकार चेंज करने के लिए अपना भूमिका अदा करना चाहिए। जैसा जेपी आंदोलन हुआ था बहुत पहले, 70 के दशक में, स्टूडेंट लोगों ने मिल करके भारत की सरकार चेंज कर दी। तो ऐसा मध्य प्रदेश में हो सकता है।
करना ही चाहिए, ज़रूरत है। ठीक है, आपने बोल दिया युवाओं को जेपी आंदोलन की तर्ज पर एकजुट होना चाहिए और सरकार के खिलाफ मुखर आवाज़ उठानी चाहिए। आज के सोशल मीडिया के समय में, डिजिटल युग में, आपको लगता है युवा एकजुट हो पाएगा? डिजिटल युग को आप किस तरीके से देखते हो? यहाँ ये ऐसा है कि यहाँ प्लस भी और माइनस भी हैं। कुछ लोग इससे तो मतलब डिवाइडेशन भी हो सकता है और विभाजन भी हो सकता है, और लोग जुड़ भी सकते हैं इससे। अच्छी चीज़ें होएगी तो लोग जुड़ेंगे भी सही। कभी कभार लोग गुमराह हो जाते हैं, अच्छी चीज़ कम पसंद आती है और बुरी चीज़ जल्दी वो लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अगर एक अच्छी चीज़ मतलब सत्य लगातार अगर कंटिन्यू रहेगा, शुरुआत में सत्य कमज़ोर रहेगा, बाद में धीरे धीरे सत्य मजबूत होगा। तो सोशल मीडिया लोगों को इकट्ठा करने में अगर लंबी समय तक चलेगा तो इससे लोग जुड़ेंगे और संगठित रहेंगे, संगठित होकर के एक दूसरे का भला करेंगे। ठीक है, आप कोई हमसे अपना किस्सा अच्छा सा साझा करना चाहो, जब आप चुनाव के वक्त लोगों के घरों में जा रहे थे, एक घर में रुक रहे थे, दूसरे घर में खा रहे थे, उस वक्त कोई एक अच्छा सा कोई किस्सा अगर हुआ हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहो कि आदिवासी समाज के अंदर या आपके क्षेत्र के लोगों के अंदर क्या भावनाएं होती हैं, किस तरीके से मेहमान नवाजी होती है? मैं 2 टाइप का है। एक तो बहुत अगर मान लीजिए ठीक आदमी है, मध्यम वर्ग का है, अमीर आदमी तो हमारे इलाके में ना रहते हैं ना आते हैं। ऊपर के आदमी, बीच के आदमी आते हैं तो लोग उनका बहुत सम्मान देते हैं। और एक होता है बिल्कुल गरीब आदमी, बेघर टाइप का, फटे कपड़े में। तो उस व्यक्ति को वहाँ के मेरे इलाके के लोग 2 नज़रिए से देखते हैं। एक तो बोला कि बहुत आदमी दबा कुचला है, पीड़ित है, इसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। जैसे मांगेगा तब वो आपको देगा, खाने का दे सकता, 2, 5, 10 रुपये भी दे सकता, जैसा भिखारी को देते हैं। और दूसरा कहते हैं वो मतलब नेगेटिविटी भी है कि इससे क्या होगा। जैसे मैं जब इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहा था तो लोग जुड़ते जा रहे थे। कुछ का ये विचार था कि नीचे बैठ के रोटी खा रहा, मांग के रोटी खा रहा, कपड़े इसके पास धुले हुए नहीं है, इसके दाढ़ी कटिंग बनी हुई, ये कैसे ये नेतागिरी करेगा, इसके बस में नहीं है। राजनीति करना और विधायक बनना तो बहुत बड़ी बात होती है। वो तो मुख्यमंत्री के पास बैठने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बराबर होता, वो तो विधायक। इसके अच्छे बड़े बड़े कपड़े हैं, लंबे चौड़े सफ़ेद कुर्ते पाजामे, बड़ी गाड़ी होना चाहिए उसके पास में, 8-10 लोग इर्द गिर्द होने चाहिए, वही व्यक्ति एमएलए बन सकता। तो इस प्रकार से हमारे इलाके के लोग गुमराह हो जाते हैं। मैंने अपनी कोशिश करी उस दौरान, भले कितना भी कमज़ोर दिखूं लेकिन चीज़ें चेंज कर दूंगा, अंदर से मौजूद है। हाँ। अब बात करते हैं वर्तमान के सत्र की। इस सत्र में क्या आप देख रहे हो, क्या सवाल आपने लगाए, क्या विधानसभा में आपको मौका मिलेगा बोलने का? मैंने 100% सवाल लगाए हैं, 100%। उसमें हमने अब एक बच्चा जब पैदा होता है और मरने तक जब पहली उसकी सीढ़ी होती है, माँ बाप से 10 कदम दूर या 100 कदम दूर कह लो, आंगनवाड़ी होता है। हमारे इलाके में आंगनवाड़ियों की बहुत ज़रूरत है। आदिवासी इलाके हैं, लोगों में जागरूकता नहीं होती, वो नहीं जानते हैं एक शिशु होता, बच्चा होता है, उसका पालन पोषण कैसे हो, और विटामिन प्रोटीन कुछ नहीं पहचानते हैं आदिवासी लोग। तो ऐसे में आंगनवाड़ी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे इलाके में आंगनवाड़ी भवन ही नहीं है। बहुत सारी आंगनवाड़ी से ऐसी है जहाँ पर आंगनवाड़ी काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं। उसको लेकर के विधानसभा में सवाल लगाया था। सरकार का जवाब आया है मंत्री का कि जो आंगनवाड़ी भवन नहीं है बने हुए, वहाँ भवन बनाएंगे, और जहाँ रिक्तियाँ हैं उसकी भरपाई भरेंगे, ऐसा कहा है। इसके अलावा और भी हमने सवाल लगाए हैं। एक हमारे रतलाम का है, रतलाम के पास में वो बन रहा है इंडस्ट्रीज़, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है वहाँ पे। 8 लेन एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई गुजर रहा है, वहाँ आदिवासियों की बहुत ज़मीनें अधिग्रहित हुई हैं। हमने उसमें रोज़गार की मांग करी, सवाल लगाया था। सरकार ने कहा कि हम विचार करेंगे, ऐसा आया है। विचार तो करेगा कम से कम। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वहाँ हमारे इलाके के कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ के किसानों की ज़मीनें उसमें अधिग्रहित होगी, ऊपर से रोड निकल गई वहाँ ज़मीनों के ऊपर से, वहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिला। हमारी मांग है कि ज़मीनें हमारे लोगों की गई हैं, उसके इर्द गिर्द जो रेस्ट एरिया बना हुआ है वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके अलावा मैं वेस्ट एमपी से आता हूँ, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है मेरा सैलाना, और रतलाम ज़िला मुख्यालय है। वहाँ से मध्य प्रदेश का झाबुआ पड़ता है, अलीराजपुर है, वो मंदसौर है, नीमच है, उज्जैन संभाग पड़ता है हमारा, तो उज्जैन बहुत दूर पड़ जाता है। इन 4-5 ज़िलों के लिए मैंने संभाग की मांग करी। आज विधानसभा का सेशन था और मैंने चर्चा के दौरान ये बात रखी भी है, रतलाम को संभाग बनाया जाए और जितने भी स्कूल से वहाँ पर टीचर्स रिक्रूट किए जाए। इसके अलावा और भी जो लगता है मतलब अनिवार्य चीज़ें, वो सब मैनेज कर रहे हैं हम लोग।
आज भी सदन में बोला हूँ मैं। विधानसभा के सवालों से लेके आप तो संभाग स्तर के सवालों तक पहुंच गए हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज विधानसभा में एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ जिसमें मध्य प्रदेश सरकार जो वन अधिकार अधिनियम है उसको लागू नहीं कर रही है और उस पर आरोप लग रहे हैं कि आदिवासियों को हटाया जा रहा है वन ज़मीन पे जो रह रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हो? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो 2005 में जो वन अधिकार कानून बना है उसमें जंगलों की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना, उनका प्रोटेक्शन करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इसका लोगों को अधिकार देना है। इसलिए वन अधिकार अधिनियम, उस कानून का नाम ही अधिकार है। अधिकार किसको देना है? जंगली जानवरों को, जंतुओं को देना नहीं, पेड़ पौधों को अधिकार देना नहीं। इसका मतलब ये है कि जो वनों में रहते हैं लोग, आदिवासी वन निवासी, उन लोगों को अपना हक देना है। जब कानून का मूल उद्देश्य ये है लोगों को अपना हक देना, जो लोग जंगलों में रह रहे हैं कई सालों से या जिनकी ज़िंदगी ही जंगलों पर आधारित है, तो देना चाहिए। अब दे नहीं रही, इसका मतलब हमारी ड्यूटी है कि हमको लड़ना होगा। वहाँ पे कर रहे हैं, वर्कआउट करना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे लोगों को भी साथ में लेना पड़े, लिखना पड़े, बोलना पड़े, सब करेंगे। नहीं तो आप क्या ऐसे मामले आपके क्षेत्र में देख रहे हो कि जहां आदिवासियों को हटाया जा रहा है, उनको वन क्षेत्र से, इस तरीके के मामले आपके बिल्कुल, यहाँ से? ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, सभी आदिवासी इलाकों में हो रहा है। ये तो वो अलग बात हो कि वो बड़ी घटना हो गई, 40 परिवारों को एक साथ बुलडोजर चढ़ा दिए, मकान तोड़ दिए हैं। लेकिन हर गांव में, आदिवासी गांव के अंदर जहां पर फॉरेस्ट एरिया होता है, एक दो आदमी को सताया जाता है। हमारे भी इलाके में ऐसा है कि खेत है, खेत के अंदर फसल की बुआई कर दी है, फसल के पौधे इतने इतने बड़े हो गए हैं, पौधे उखाड़ उखाड़ के और फॉरेस्ट के लोग ले जाते हैं, या अंदर जानवर चरा के चले जाते हैं। फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन, वन विभाग की ज़मीन ऐसा कह के ऐसा होता है। उसको लेकर के हम लगातार संघर्षरत हैं। ठीक है, अब मैं अपने आखिरी दौर में आता हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। राजनीति में परिवारवाद को किस तरीके से देखते हैं आप? परिवारवाद राजनीति के लिए सही है क्या? हमारा ये कहना है कि अगर मान लीजिए ये भी वैसा ही है, एक करियर है लोगों के लिए। कोई मान लीजिएगा टीचर हैं और उसके बेटे की इच्छा हो गई कि हम ट्यूशन टीचिंग पास में देखी, बहुत बचपन से देखी है टीचर के बच्चे ने, तो उसको पता है कि जाना है स्कूल में, पढ़ाना है और वापस चले आना है, बहुत आसानी से जीवन कटता है। या किसी अधिकारी का बच्चा है, चाहे वो पीएससी वाला हो, चाहे यूपीएससी वाला हो, चाहे बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी हो, अगर उस बच्चे ने देख रखा उसके पिताजी और माताजी का सर्विस करते हुए, सर्विस में सुविधा मिलते हुए, अगर उसके मन में यह आइडिया आ जाता है कि जैसी ज़िंदगी माता पिता ने गुजारी वैसे ही मैं भी गुजारना चाहूँगा, तो उसमें गलत क्या है? आप पत्रकार हैं सर, अगर आप बच्चे होंगे आपके भी और आप बच्चा आप देख रहा करीबी से पत्रकारिता, पिताजी दिन भर क्या करते हैं, उसको अगर इंटरेस्ट है इसमें और वो कह रहा है कि मुझे भी यही करना है, तो आप और हम कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन इससे नए युवाओं, जो आप बोल रहे हो, एक तरफ के नए युवाओं को आना चाहिए, और अगर परिवारवाद फिर चलता है तो बहुत जल्दी उनको प्राथमिकता मिलती है कि भाई ये उनका पुत्र है, ये उनका पुत्र है। नहीं, मैं सर इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो कोई परिवारवाद से नहीं आया हूँ। नहीं, मैं आपसे इसीलिए तो सवाल कर रहा हूँ कि आप परिवारवाद से नहीं आए हो और अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से आप इधर तक आए हो, लेकिन देश और प्रदेश के अंदर जहाँ देखो, जहाँ आप नज़र घुमाओ, आपको राजनीति में परिवारवाद का कोई ना कोई उदाहरण देखने को मिल जाएगा चारों दिशाओं में। तो उस दौर में कि राजनीति कैसे देश का भला करे, जहाँ पे राजनीति में जैसे परिवारवादी चल रहा है और स्वयं के भले के लिए राजनीति की जा रही है। मेरा ये कहना है, अगर परिवारवाद है और परिवारवाद से सवालों का समाधान की जगह अगर नुकसान हो रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को खड़ा होना चाहिए। और जो परिवारवाद में अगर कोई आ रहा है तो उसको बाहर करना चाहिए विजेता राजनीति से। अब चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे गांधी परिवार हो, कोई भी हो, लोगों को वहाँ जागरूक होकर के बाहर कर देना चाहिए अगर नहीं है तो मैं तो ये मानता हूँ कि क्या कहते हैं, ये कोई बहुत बड़ा गंभीर चीज़ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर भी है, हमारे पहले भी एक थे शख्स, अभी वो देवलोक गमन में है, तकरीबन 45 साल तक वो एमएलए रहे, तत्कालीन मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे, और फिर उनका बेटा भी विधायक था मेरे से पहले। वहाँ के लोगों ने तय किया कि यह लगातार, इसके पिताजी भी थे और ये भी हैं, और काम कुछ करता नहीं है, ना बोलता है, ना लिखता है, तो बाहर करो। तो लोगों ने बाहर कर दिया और मेरे को ला दिया यहाँ पे। तो अगर यहाँ अगर दूसरे अगर आप बात करते हैं कहीं किसी भी राज्य की, अगर वो ठीक कर रहे हैं तो वो चलेंगे, उसमें क्या है?
परिवारवाद मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है। मध्य प्रदेश में आप अभी मोहन सरकार में विधायक हैं, इसके पहले आपने शिवराज जी की सरकार भी देखी और कमलनाथ जी की भी देखी। तीनों में से आप किसकी सरकार को बेहतर मानते हो डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में? शिवराज सिंह जी का थोड़ा ठीक ठाक था। लेकिन दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि 22 साल के इस लंबे शासनकाल में ही ब्यूरोक्रेट्स हावी हो रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत उनका सरकार का मैं कह रहा हूँ। ब्यूरोक्रेट ये प्रशासन में आते हैं, निचले स्तर के लोग होते हैं, इनके हाथ में काम करना होता है और लीडर जो होता है उसकी उससे काम करवाना होता है। तो वो काम करवाने वाला था शिवराज और उनकी टीम, और नीचे के लोग काम करना होता तो काम करने वाले लोग खराब हो गए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार जी, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ अनसुने किस्से बताए। साथ ही मैंने उनसे आज जाना कि कैसे हर बार वो अच्छा करने जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं विवाद जुड़ जाता है, लेकिन वो विवाद नहीं, वो प्रयास होता है और उस प्रयास की वजह से ही आज वो 2 बार हारने के बाद सैलाना से विधायक के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को विधानसभा में, सदन में उठाकर बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।